तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल मंच पर। और मैं प्रवीण दानचरण आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नए मुद्दे को लेकर के स्टार्ट हुए, एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट हुए। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है दरअसल आपके राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। फिजिकल क्लासिफिकेशन कह दो, फिजिकल डिवीजन कह दो। तो पहला टॉपिक है अपना राजस्थान का भौतिक विभाजन। बढ़िया शानदार सी हेडलाइनिंग के साथ में अपने नोट्स को बनाते चलिएगा। तो हेडिंग डाल दो राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको लेकर के भी थोड़ी सी अपने को पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें मुख्य तौर पर देखनी होती है। और ये टॉपिक कहाँ पर हमारे लिए रिलेवेंट रहता है, कहाँ पर ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। आप जब भी राजस्थान के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक टॉपिक बड़ा सा कॉमन रहता है। राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो गया। यह टॉपिक लगभग लगभग राजस्थान के तमाम एग्जामिनेशन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता ही है। और उसके अंतर्गत ये टॉपिक राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, क्या जरूरत है इस टॉपिक के इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होने के कारण, तो इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ चीजें आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यही है कि इस टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ते हो राजस्थान की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, है ना। राजस्थान की जो भी स्थलाकृति है, स्थलाकृति को हम कहते हैं टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी कहते हैं। और कौन कौन सी राजस्थान की मुख्य स्थलाकृतियों को हम पढ़ते हैं, तो हम कहीं पर पढ़ते हैं कि राजस्थान में डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब राजस्थान में कहीं पर मरुस्थल भी है। दूसरा, हम राजस्थान में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर एक माउंटेन है, पर्वत है। और हमारे यहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम है अरावली। तो एक हमें अरावली के संदर्भ में भी कहीं बार चीजों की चर्चा करनी होती है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं राजस्थान में जो हमारे पास में ईस्टर्न प्लेन है। ईस्टर्न प्लेन का मतलब जो हमारे पास में पूर्वी मैदान है, इन मैदानी क्षेत्रों को भी हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। ईस्टर्न प्लेन के संदर्भ में भी हमें जानकारी देखनी होती है। और इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर एक और टोपोग्राफी मिलती है जिसे हम साउथ ईस्टर्न प्लेटू कहते हैं। जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं। तो इतनी चीजें हमें राजस्थान की टोपोग्राफियों के अंतर्गत पढ़नी होती है, राजस्थान की स्थलाकृतियों के अंतर्गत हमें यहाँ पर चीजें पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा यह टॉपिक एक तो स्थलाकृतियों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन्हीं स्थलाकृतियों के कारण राजस्थान का जो आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं वो इसके साथ में कोरिलेशन बिठा देते हैं, वो इसके साथ में इंटरलिंकिंग कर जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इसके साथ में राजस्थान की क्लाइमेट, यानी कि राजस्थान की जलवायु यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसे राजस्थान की टोपोग्राफी होगी, जैसे राजस्थान की स्थलाकृतियां होगी, किसी भी क्षेत्र विशेष की जो भी स्थलाकृतियां होती है, जो भी टोपोग्राफी होती है, उस स्थलाकृति या उस टोपोग्राफी के परिणाम स्वरूप राजस्थान के क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज मैं कहूं कि यहाँ का जो भी ड्रेनेज सिस्टम है,
यानी कि जो अपवाह तंत्र है, जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाला फैक्टर भी कौन सा है? तो मैं कहता हूं कि राजस्थान का टोपोग्राफिकल जो फैक्टर है, यानी कि राजस्थान का फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है, वो इफेक्ट भी करेगा। इसके अलावा राजस्थान की मिट्टी कैसी होगी, सॉइल, वो भी इसी के अनुरूप हमें देखने को मिलेगी। किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की एग्रीकल्चर अर्थात कृषि का उत्पादन होगा, वो भी इसी चीज से क्या होगा, डिफाइन होगा। इसके अतिरिक्त कहां पर इंडस्ट्री कैसी होगी, यानी कहां पर किस प्रकार के उद्योग हमें देखने को मिलेंगे, उसका भी निर्धारण इसी के माध्यम से किया जाएगा। उद्योगों के अतिरिक्त बात करूं तो कहां पर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब है परिवहन, उसका परिवहन भी इन्हीं स्थलाकृतियों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं इनके अलावा, ऐसा नहीं है कि यही केवल है, बाकी राजस्थान के जितने भी फैक्टर है वो भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं। इनके अलावा यदि हम बात करें कि पूरा का पूरा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो जनसंख्या भी इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, निर्धारण किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हम पढ़ते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, वे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है जो यहाँ की जनसंख्या को क्या कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी इस टॉपिक का बहुत ही बड़ा योगदान भी है। क्लियर है? तो अब तक हमने ये समझने का प्रयास किया कि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसके अंतर्गत दुनिया भर के जितने भी हमारे टॉपिक है ना, वो सारे के सारे क्या है, इंक्लूडिंग है, शामिल है। तो आपको इतने सारे टॉपिकों के बारे में जानना हो तो एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना चाहिए, वो है राजस्थान का फिजिकल डिवीजन या फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमारे यहाँ पर लोगों की अक्सर क्या सोच होती है कि फिजिकल डिवीजन को ऐसे हल्के में पढ़ लेते हैं और फिर बाद वाले टॉपिकों में दिमाग लगाते जाते हैं, इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। कुछ नहीं, अगर इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आप बाकी सारे टॉपिकों में अगर आप कुछ भी नहीं चाहोगे ना, कि आप चाहोगे नहीं कि मैं तो, मेरे को तो याद करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने बैठोगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा। क्लियर है? मैंने क्या कहा, ये टॉपिक है ही ऐसा कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस के क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे। क्लियर है? तो एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, राजस्थान का फिजिकल डिवीजन है या फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन जिसे अपन कह सकते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ पर कुछ भूगोलवेत्ता हैं और उन भूगोलवेत्ताओं ने हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फिजिकल डिवीजन का क्या किया है, क्लासिफिकेशन भी किया। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ठीक है? और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने भी राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को या फिजिकल क्लासिफिकेशन को विभक्त करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति आते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह, और डॉक्टर रामलोचन सिंह ने भी राजस्थान के फिजिकल क्लासिफिकेशन को विभाजित करने का या उसको जस्टिफाई करने का काम किया। उसके बाद में व्यक्ति आते हैं प्रोफेसर एन के तिवारी, और उनके साथ में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, एच एम सक्सेना जी आते हैं, और उन्होंने भी राजस्थान की फिजिकल क्लासिफिकेशन या राजस्थान की फिजिकल डिवीजन को विभाजित करने का काम किया है, उसको क्लासिफाइड जस्टिफाई करने का क्या किया है, काम भी किया है। तो हमें एक एक चीज के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीजों को जानना भी है। तो एक को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, तो वो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। ठीक है? तो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत जो जो चीजें पढ़नी है, उनमें सबसे पहला है राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन, जो क्लासिफिकेशन हमें किन किन भूगोलवेताओं द्वारा क्या क्या किया गया, उसको लेकर के हमें थोड़ी सी क्या करनी है, पहले बात करनी है। ठीक है? तो बात करते हैं एक एक विषय वस्तु को लेकर के। तो देखिएगा, सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर वी सी मिश्रा। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी है,
और उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है, उस बुक का क्या नाम है? तब आंसर होगा राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक लिखी है? राजस्थान का भूगोल नामक क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक को प्रकाशन करने का काम, वो काम किया था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। और ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक को प्रकाशन करने का काम किसके द्वारा किया गया? तब आंसर क्या होगा कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, इस नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। इस पुस्तक को लिखा गया था 1967 68 में। इसका मतलब लिखा तो गया था 1967 में, और इसका पब्लिकेशन कब किया गया? 1968 में। इसलिए कई बार हम लिखते हैं 1967-68 में। एक सन ढूंढना हो तो आप 1967 को राइट कर सकते हैं। और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने क्या चीजें विशेष तौर पर कही थी जो हमारे लिए सवाल बनते हैं? इन्होंने, वीसी मिश्रा जी ने कहा कि हम राजस्थान का जो भी फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसको कितने भागों में बांटने का काम करेंगे? तो 7 भागों में इन्होंने राजस्थान के भौतिक विभाजन को क्या किया है? बांटने का काम किया है। और वो 7 भाग कौन-कौन से हैं? ठीक है, ये सातों नाम आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर सेकंड है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो नंबर थर्ड है वो है नहरी प्रदेश या नहरी सिंचित प्रदेश। नंबर जो चौथा है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर जो पांचवा है वो है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। नंबर छठा है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और जो नंबर अंतिम 7 है वो है बीहड़ प्रदेश। और इस बीहड़ प्रदेश के लिए कई बार हम बेडलैंड टोपोग्राफी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो इन 7 भागों में विभाजित करने का काम जिस एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था वो थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इसको लिखा गया था 1967-68 के अंतर्गत। और इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटने का काम किया है? 7 भागों में विभाजित करने का क्या किया है? काम भी किया है। और ये कई बार सवाल आपसे पूछा भी जाएगा कि किन के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी गई, और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में क्या किया है? विभाजित करने का काम किया है। तो हम राजस्थान का एक मैप भी देख लेते हैं।
और मैप के माध्यम से भी हम थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान के फिजिकल डिवीज़न को जो अलग-अलग भागों में बाँटने का जो काम किया गया है, वो किस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है? कैसे, कौन-कौन से भाग हैं? या मैप वाले में सेव कर लेते हैं ताकि आगे भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसके माध्यम से हमें बेटर चीज़ें थोड़ी-सी क्या चलेगी, पता भी चलती रहेगी। ये देखिए राजस्थान का एक मानचित्र है, मैप है और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि राजस्थान के फिजिकल डिवीज़न को इनके द्वारा जो 7 भागों में विभाजित करने का काम किया गया था, वो 7 भाग दरअसल कौन-कौन से हैं? क्लियर है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दिखता है सिरोही से लेकर के पूरा खेतड़ी झुंझुनू तक हमें एक पर्वतमाला देखने को मिलती है और इसी पर्वतमाला को हम लोग क्या कहते हैं, अरावली माउंटेन रीजन के नाम से जानते भी हैं। तो ये एक पूरा का पूरा माउंटेन क्षेत्र है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो एक चीज़ तो आपको इस अरावली माउंटेन के बारे में भी ध्यान रखना है कि एक नाम तो क्या दिया था इन्होंने, अरावली माउंटेन भी दिया था, ठीक है? फिर अभी अपन एक और बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हमें 2 भाग देखने को मिलते हैं। इसमें एक तो है शुष्क मरुस्थल है, तो ये वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कौन-सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। और नंबर 2 वाला है, इसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा नाम क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो ऊपर वाला भाग हमें देखने को मिल रहा है, जो घग्गर नदी वाला क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं नहरी सिंचित प्रदेश। जहाँ पर घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर इनके प्रभाव के कारण, इनके इफेक्ट के कारण ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर हमें दरअसल सिंचाई के साधनों का अत्यधिक विकास हुआ है, इसलिए इसका नाम दे दिया नहरी सिंचित प्रदेश के नाम से जाना भी है। तो कितने प्रदेश हो गए? 4 तो हो गए। 4 के बाद में एक नाम हमें मिलता है जो बीहड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ सवाई माधोपुर से लेकर के ये जो धौलपुर तक का पूरा क्षेत्र है, इसे हम बीहड़ के नाम से जानते हैं। और इधर वाला जो मामला है उसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और बाकी जो बच गया उसे हम पूर्वी, तो इसे हम पूरा कह सकते हैं पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश का क्या नाम आ गया?
पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और ये वाला जो रीजन है, जो हाड़ौती वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है, इसे हमने बोल दिया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। क्लियर है? और जो चंबल वाला पूरा का पूरा इलाका है ना, ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र, अलग कलर से अपन मार्क कर लेते हैं इसको, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को हमने किस नाम से जाना है? तो हमने इसे बोल दिया आपके बीहड़ प्रदेश। बेडलैंड टोपोग्राफी। और इस बेडलैंड टोपोग्राफी का जो मुख्य कारण है वो है चंबल रिवर। इसका मुख्य कारण क्या है? चंबल रिवर है। तो ये ध्यान रखना, ये है राजस्थान के जो 7 नाम दिए हैं, किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो 7 नाम दिए गए थे, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी है, और इनको 7 भागों में बांटने का जो काम किया है वो दरअसल किसने किया है? तब आंसर होगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल नामक में ये 7 भागों में बांटने का क्या किया है? काम भी किया। एक व्यक्ति का नाम तो हमें पता चला, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। ठीक है, अगला नाम देखिएगा। इनके बाद में एक व्यक्ति आते हैं 1971 के अंतर्गत, और उनका नाम है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। तो अगले जो व्यक्ति है का नाम है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। इनका मामला है 1971 का। इन्होंने राजस्थान के भौतिक विभागों को 2 भागों एवं 4 उपभागों में बांटा। 4 उपभागों में विभक्त की। दो तो भागों और 4 उपभागों में इन्होंने क्या काम किया है? बांटने का भी काम किया है। और ये बांटने का काम किस व्यक्ति का है? तो हम कहेंगे प्रोफेसर रामलोचन सिंह का है। अब वो 2 भाग कौन से हैं और 4 उपभाग कौन से हैं? एक तो नाम लिखा है इन्होंने राजस्थान, पहला भाग तो नाम क्या है? सीधा ही नाम क्या मिल जाता है? राजस्थान मिल जाता है। ठीक है। अब अगर कोई आपको पूछे कि दरअसल प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो राजस्थान का भूगोल नामक जो किताब लिखी गई थी, रामचरण कह रहे हैं सर बुक से पढ़ना अच्छा है या कोर्स लेकर के पढ़ना अच्छा है? पहले तो आप रामचरण थोड़ा सा ये बताइएगा, आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं और आपने अब तक क्या चीजें पढ़ी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर अपन बता पाएंगे कि आपको बुक से पढ़ना अच्छा है या फिर किताब लेकर के पढ़ना दरअसल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा ये मुझे मुझे बताते चलिएगा तो अपन आगे की बात कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिएगा, एक नाम लिखते हैं वो लोग, राजस्थान लिखते हैं, और राजस्थान को पुनः 2 भागों में वो क्या करते हैं? विभक्त करते हैं। एक राजस्थान का भाग कहलाता है मरु प्रदेश। क्या नाम कहलाता है? मरु प्रदेश। और जो दूसरा नाम कहलाता है वो है बांगर प्रदेश। एक तो मरु प्रदेश और दूसरा नाम क्या है? बांगर प्रदेश। ये विभक्त करने का काम जिस एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था वो थे प्रोफेसर रामलोचन सिंह। दूसरा वो जो नाम यूज करते हैं
ठीक है, वो है राजस्थान पठार यूज करते हैं। एक नाम क्या लिखते हैं, राजस्थान का पठारी स्ट्रक्चर है। और इस राजस्थान के पठार को भी वो पुनः कितने भागों में बांटने का काम करते हैं, तो हम कहते हैं राजस्थान के इस पठारी स्ट्रक्चर को भी दो भागों में ही बांटने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, हिमानी राघव कह रही है सर लैब असिस्टेंट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, नाम बता दीजिए। और वीसी मिश्रा का पूरा नाम क्या है, नाम वीसी मिश्रा ही मिलता है। ठीक है, किताबों में ज़्यादातर आपको दिमाग में ज़्यादा नहीं लगाना, वीसी मिश्रा ही नाम रखिएगा। और बुक कौन सी बेस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट के लिए आपकी एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, मेरे नज़रों में सबसे बेस्ट बुकें वही है। ठीक है, और यदि आपने कॉलेज की है तो कॉलेज में जो एकेडमिक तौर पर आपने जो पढ़ी है वो बुकें अच्छी है। पीजी की है तो पीजी में भी वो बुकें आपके, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो भी आपने बुकें पढ़ी है वो बहुत बेस्ट है, उससे बेटर और कोई भी बुकें नहीं है। बाकी आप 11th-12th वाली बुकें पढ़िएगा, और इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी अच्छा इच्छा हो अगर आपकी, तो जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो और उस यूनिवर्सिटी में जो भी किताबें टीचर ने जो भी आपको सजेस्ट किया होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग बुकें सजेस्ट की जाती है, कोई सी भी पढ़ लीजिए, सब बेस्ट है। ठीक है, और मेरा मानना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी को ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जो राजस्थान पठार है इसमें इन्होंने दो नाम लिखे हैं, एक नाम तो लिखते हैं अरावली और दूसरा नाम लिखते हैं बीहड़ प्रदेश। दूसरा नाम क्या लिखते हैं, बीहड़ प्रदेश। ये वर्गीकरण करने का काम, ये क्लासिफाई करने का काम जिस एक व्यक्ति का है, उन व्यक्ति का क्या नाम है। मार्केट बुक में से मुझे कोई अच्छी नहीं लगती है ना, सीधी भाषा में कहूँ तो मैंने बहुत सारी किताबें देखी है, उनमें से कोई ढंग की बुकें नहीं लगी है ना, सब में केवल घिचपिट घिचपिट कर रखा है। इसलिए अपनी इच्छा नहीं होती कि उन बुकों को कभी भी पढ़ा जाए। ठीक है, बाकी आपने 11th-12th में पढ़ी है तो बहुत सफिशियंट बुक हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा बेटर भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी तो ये है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। और प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने दरअसल राजस्थान 1971 में राजस्थान को दो भागों और चार उपभागों में बांटने का काम किया, जिसमें दो भागे, एक तो है राजस्थान शब्द यूज करते हैं, दूसरा राजस्थान पठार शब्द यूज करते हैं। राजस्थान को दो भागों में बांटते हैं, एक वो भाग जो मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा वो भाग जो बांगर प्रदेश है। तो दो शब्द लिखते हैं, मरु प्रदेश, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, ठीक है, और मेरू का मतलब होता है अरावली। तो मरु प्रदेश और बांगर प्रदेश के रूप में है। ठीक है, दूसरा वो लिखते हैं राजस्थान पठार, और राजस्थान पठार में भी दो नाम लिखते हैं, अरावली लिखते हैं, बीहड़ प्रदेश लिखते हैं। ये बांटने का काम जिस एक व्यक्ति का है वो है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। अब अगला जो मामला आता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दो व्यक्ति एक साथ आते हैं, प्रोफेसर एन के तिवारी और एच एम सक्सेना। प्रोफेसर एन के तिवारी है एंड डॉक्टर एच एम सक्सेना। बाकी का नाम पता नहीं रहे तो एच एम सक्सेना का नाम ध्यान रख लेना, हरिमोहन सक्सेना। क्या नाम है, हरिमोहन सक्सेना। और इनके द्वारा ही राजस्थान का क्या किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है या फिजिकल डिवीजन किया गया है। लेकिन इनमें कुछ चीजें विशेष तौर पर भी है, वो चीजें क्या है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन दोनों ने जो आधार माने वो तीन आधार माने हैं, जो पैरामीटर्स माने वो कितने पैरामीटर्स माने हैं, तीन पैरामीटर माने, तीन आधार माने। तीन आधार कौन कौन से, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब है टोपोग्राफी। दूसरा जो आधार मानते हैं वो है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु, क्लाइमेट।
और तीसरा आधार मानते हैं नदी बेसिन को। यानी कि रिवर बेसिन। इन तीन आधारों पर उन्होंने राजस्थान को चार बड़े बड़े भौतिक प्रदेशों में क्या किया है, विभक्त करने का भी कार्य किया है। तो ये सवाल सीधा एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि जो प्रोफेसर एन के तिवारी है और डॉक्टर एच एम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, इन्होंने कितने आधारों पर, तीन आधारों पर, और राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो लिखते हैं हम राजस्थान को चार भागों में बांटा है। चार भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है इन्होंने? चार भागों में क्या किया है, बांटने का भी काम किया है, विभक्त करने का भी काम किया है। और ये जो विभक्त करने का काम इन्होंने जिस अपनी एक पुस्तक के अंतर्गत किया है, उस बुक का नाम कई बार पूछा जाता है। वो बुक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। और उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था 1994 में। कब लिखा था? 1994 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा भी था। और ये कई बार सवाल पूछा है कि दरअसल इनकी जो फेमस पुस्तक है, वो बुक है, उस बुक का क्या नाम है? आंसर होगा राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक जो पुस्तक है, वो लिखी गई है एन के तिवारी और एच एम सक्सेना के अनुसार। इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त करने का काम किया है? तो हम कहते हैं इन्होंने राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य भी किया है। अब वो चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से जो इन्होंने बांटने का काम किया है, इनके जो चार फिजिकल डिवीजन है, उसमें नंबर पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है। नंबर दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दूसरा नाम क्या लिखते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश लिखते हैं। नंबर तीसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र या पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र या पठारी प्रदेश कह दो। और ये चारों जो फिजिकल डिवीजन है वो किस पुस्तक के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं? तो हम कहते हैं राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक है, इसी राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक के अंतर्गत हमें प्रोफेसर एन के तिवारी और डॉक्टर एच एम सक्सेना के ये फिजिकल क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। और यदि हम इन फिजिकल क्लासिफिकेशंस को एक मानचित्र की सहायता से समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, तो वो मानचित्र कुछ इस तरीके से हो सकता है अपना। तो ये वाला जो मसला है, इसे हम कह सकते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसे हम क्या कह सकते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के उत्तरी भाग में जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके लिए क्या शब्द यूज किया जा सकता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है? इसके अतिरिक्त राजस्थान का ये जो पूरा क्षेत्र है, इसे हम कह सकते हैं, ये वाला जो पूरा मामला हमें देखने को मिल रहा है, इस वाले मसले के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है।
तो ये कैसा क्षेत्र है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और ये है आपका दक्षिण पश्चिमी, सॉरी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, या पठारी प्रदेश कह सकते हैं। तो ये राजस्थान के कितने डिवीजन है? तो हम कहते हैं ये राजस्थान के कितने डिवीजन हो गए? 4 डिवीजन हो गए। अब इन चारों डिवीजन की कुछ न कुछ बेसिक विशेषताएं हमारे पास में जरूर होगी। अगर मैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो इसका क्षेत्रफल है 61.11%। इसका मतलब समस्त राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भाग। और इस क्षेत्र पर हमें जो जनसंख्या देखने को मिलती है वो हमें मिलती है 40%, जो जनसंख्याओं में हमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के तौर पर देखने को मिलती है, सर्वाधिक जनसंख्या के तौर पर देखने को मिलती भी है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है अपने पास में अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इसका क्षेत्रफल यदि हम देख पाए तो वो है 9% है समस्त राजस्थान के क्षेत्रफल का। और इस पर निवास करने वाली जो जनसंख्या का परसेंटेज है वो 10% है, जो राजस्थान में सबसे न्यूनतम है। यदि हम सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो 40% मरुस्थलीय क्षेत्र में, जबकि न्यूनतम जनसंख्या हमें राजस्थान के अरावली माउंटेन रीजन में देखने को मिलती भी है। इसके अलावा यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल हमें कुछ 23% के आसपास में देखने को मिलता भी है। और इस 23% क्षेत्रफल पर यदि हम जनसंख्या की चर्चा करें तो वो हमें 39% क्या देखने को मिलती है? जनसंख्या देखने को मिलती भी है। इसका मतलब राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या आपको पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें ध्यान रखना, इस क्षेत्र में हमें जनघनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आपको जनघनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, आंसर क्या होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और न्यूनतम जनघनत्व आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में एरिया ज्यादा है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। जैसलमेर का हम देखें तो मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत हमें जनघनत्व देखने को मिलता है। वहीं अगर जयपुर और भरतपुर का देखें तो ये 500 से ज्यादा है, मतलब कई गुना ज्यादा जनघनत्व है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ से। और अगला हम दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें तो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो समस्त राजस्थान के क्षेत्रफल का 6.89% हमें देखने को मिलता है। और इस क्षेत्रफल पर यदि हम जनसंख्या देखते हैं तो यह जनसंख्या हमें 11% के आसपास में देखने को मिलती है। लेकिन यहां से एक अलग तरीके का सवाल एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला है। वो सवाल ये पूछता है कि राजस्थान का वह भौगोलिक एरिया या राजस्थान का वह भौगोलिक प्रदेश या वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर क्षेत्रफल के लगभग दोगुना जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। मैं कह रहा हूं लगभग दोगुना। ठीक है, तो यहाँ 13 पॉइंट कुछ ऊपर होनी चाहिए थी, तो लगभग कितनी होगी? 11 है, तो 11-13 पॉइंट के कुछ आसपास में लगभग दोगुना देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप 23 का दोगुना करोगे तो नहीं है ना, 9 का दोगुना करोगे तो कहीं ज्यादा दूर है। तो लगभग दोगुना हमें कहां पर देखने को मिलती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है। तो यहां पर एक और लाइन आप मेंशन कर सकते हो, इस पर या इस प्रदेश में जनसंख्या क्षेत्रफल की तुलना में क्षेत्रफल की तुलना में लगभग दोगुना है।
क्षेत्रफल की तुलना में हमें कितनी देखने को मिलती है? लगभग 2 गुना हमें जनसंख्या देखने को मिलती भी है। तो ये वर्गीकरण करने वाले, यह जो क्लासिफिकेशन करने वाले, ये बताने वाले जो व्यक्ति थे, वो 2 थे हमारे पास में, जिनमें एक का नाम है प्रोफेसर एन के तिवारी और दूसरे का नाम है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, एच.एम. सक्सेना। इन दोनों ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी, सन 1994 में पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने 3 आधारों पर, अब वो 3 आधार कौन-कौन से हैं? तो पहला आधार है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब है टोपोग्राफी। स्थलाकृति के आधार पर नंबर जो दूसरा आधार है इनका, है ना? वो आधार क्या है? तो हम कहते हैं कि वो है आपका जलवायु है, क्लाइमेट है। और नंबर जो तीसरा आधार है वो है नदी बेसिन। इन तीनों आधारों पर इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में क्या किया है? बाँटा है। जिनमें सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी आपका मैदानी स्ट्रक्चर है और आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है। इन 4 भागों में इन्होंने क्या किया है? विभक्त करने का काम किया है, जस्टिफाई करने का काम भी किया। ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आपको चारों के बारे में बेटर तरीके से चीज़ें पता भी चल गई होगी। क्लियर है? अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर देखनी होती है कि राजस्थान के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इस राजस्थान के अंतर्गत हमें कहीं न कहीं जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का हमें सही क्रम भी देखना पड़ता है। ठीक है? तो हेडिंग डाल सकते हैं, भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का सही क्रम, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का सही क्रम। क्लियर है? तो हमें अब राजस्थान के जो भी फिजिकल डिविजन्स है, भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का हमें सही क्रम भी देखना है। और हम जानते हैं कि राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन है वो 4 भागों में क्या है? बटा हुआ है। अब वो 4 भाग कौन-कौन से हैं? तो एक हमारे पास में है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहला जो राजस्थान का फिजिकल डिवीजन है, वो कौन सा है अपना? अरावली है। तो मैं अरावली ही लिख लेता हूँ, आगे पर्वतीय प्रदेश वगैरह आप सारी चीजें इतना ही तो क्लास के साथ में कंफर्टेबल हो ही चलोगे। ठीक है? दूसरा है हमारे पास में पठारी स्ट्रक्चर है, पठार है। जो तीसरा है हमारे पास में वो है पूर्वी मैदान है। और चौथा स्ट्रक्चर है वो है मरुस्थल है। क्लियर है? तो ये राजस्थान के 4 क्या है? फिजिकल डिवीजन है। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति ये भी है कि राजस्थान के तो भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर मैदान पहले बने हैं, लेकिन मरुस्थलों का निर्माण बाद में हुआ है। लेकिन अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में इसी चीज को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे मरुस्थलों का निर्माण पहले हुआ है, जबकि मैदानों का निर्माण मरुस्थलों के बाद में हमें देखने को मिलता भी है। वैसे मरुस्थल और मैदान ये सारे के सारे उत्तर भारत के विशाल मैदानों के ही क्या माने जाते हैं? भाग माने जाते हैं। वो अपन इंडियन ज्योग्राफी में कई बार चर्चा कर भी रहे हैं और करते भी है। राजस्थान वाले कहीं भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं तो हम भी ऐसा मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना? मैथ भी पढ़ते हैं तो मैथ में भी तो मानते हैं ना, माना क्रम मूल्य बराबर 100 रुपए, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं अपने। लेकिन हकीकत में, वास्तविकता में आपको ये मानना है कि मरुस्थलों का निर्माण मैदानों से पहले हुआ है और मैदानों का निर्माण मरुस्थलों के बाद में हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम एक ही चीज लेकर के चल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है? आपको इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं भी है। क्लियर? अगर हम अरावली की बात करते हैं तो हम कहते हैं अरावली का निर्माण आद्य महाकल्प में हमें देखने को मिलता है। अब देखने को मिलता है आद्य महाकल्प में देखने को मिलता है। और इस आद्य महाकल्प में हमें
एक काल आता है जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। और इसी प्री कैम्ब्रियन काल में हम कहते हैं हमारे यहाँ पर अरावली का निर्माण देखने को मिलता है। वैसे तो बेसिकली अपन ने कई बार पूरी की पूरी जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसको भी लेकर के चर्चा की है, परंतु आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस संबंध में चीज़ों के बारे में ध्यान रख लेना बस। बाकी तो अपन वहाँ से सारी चीज़ों के बारे में इंटरलिंक कर ही लिया था अपन ने। तो अरावली और अरावली में आद्य महाकल्प और आद्य महाकल्प में भी हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल है। इस प्री कैम्ब्रियन काल से पहले पृथ्वी पर आर्कियन क्रम की चट्टानी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उस आर्कियन के बाद में जो प्री कैम्ब्रियन कालीन जो चट्टानी स्ट्रक्चर है उसका निर्माण हमें देखने को मिलता भी है, जैसे हम अरावली वगैरह के रूप में भी जानते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और फिर हम कहते हैं विंध्यन जो क्रम की चट्टानें। ये हमारे यहाँ पर 4 अलग-अलग प्रकार की चट्टानी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आर्कियन क्रम की चट्टानें हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले बनी हुई चट्टानें हैं, अरावली से भी पहले। तो अरावली के भीतर भी हमें कहीं न कहीं आर्कियन क्रम की चट्टानी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो पूर्णतः जीवाश्म रहित चट्टानों के रूप में हमें देखने को मिलती है। और यही कारण है कि अरावली के भीतर हमें आर्कियन क्रम की चट्टानी स्ट्रक्चर देखने को मिलता भी है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात होती है। यदि हम बात करें पठारों की, तो पठारों का निर्माण मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत हुआ है। और मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत यदि हम बात करें तो क्रिटेशियस काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? आंसर होगा क्रिटेशियस काल में हमें ये निर्माण देखने को मिलता है। और हम पढ़ते हैं कि क्रिटेशियस काल में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत पर शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, क्विट रिफ्ट टाइप वोल्केनिक इरुप्शन होता है। और उसी क्विट रिफ्ट टाइप वोल्केनिक इरुप्शन के कारण हमारे यहाँ पर बेसाल्ट या लावा पठार के रूप में डेक्कन ट्रैप का पूरा निर्माण देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि इसी का उत्तरी विस्तार मालवा का पठार माना जाता है। और उसी मालवा के पठार का एक भाग मानते हैं राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार स्ट्रक्चर है। तो उसका मतलब हमारे यहाँ पर भी जो पठार बना है वो मध्य जीवी महाकल्प के अंतर्गत आपके क्रिटेशियस काल में शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण निर्मित एक पठार के रूप में देखने को मिलता भी है। क्लियर है? जो पूर्वी मैदान है और जो मरुस्थलीय स्ट्रक्चर है, इनके बारे में हम कहते हैं इन दोनों का निर्माण हुआ है नूतन महाकल्प में। कब हुआ है? नूतन महाकल्प में। और एक काल आता है प्लिस्टोसिन काल। और इसी नूतन महाकल्प के प्लिस्टोसिन काल में हमारे यहाँ पर मैदानी स्ट्रक्चर और मरुस्थलों का क्या देखने को मिलता है? निर्माण देखने को मिलता भी है। तो ये है राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों के उत्पत्ति का हमें सही क्रम कैसे और किस प्रकार से देखने को मिलता भी है। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना रहे, इसके कारण मैं आज की इस क्लास को यहीं पर थोड़ा-सा क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। कल हम इसी क्लास के ऊपर वापस बात करेंगे। पहले तो इसको थोड़ा 2-5 मिनट में देख लेंगे। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर है, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी या ड्रिफ्ट थ्योरी थी। उनको लेकर के भी हम थोड़ी-सी यहाँ पर चर्चाएँ करेंगे। और फिर हम आगे वाली चीज़ों के उच्चावच के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम, और फिर राजस्थान के विधिवत रूप से जो भौतिक प्रदेश है उनका एक चार्ट बना करके एक पूरा का पूरा टेबल के माध्यम से समझने का उसे क्या कर देंगे, प्रयास कर देंगे। ठीक है? तो आज की इस क्लास के लिए यहीं तक है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।